तो क्या पढ़ चुके थे हम, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं याद है? क्या पढ़ रहे थे बताओ? एरिया वेक्टर पढ़ रहे थे। एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था, आज ये पढ़ने वाले हैं, गॉस पढ़ने वाले हैं, गॉस थ्योरम पढ़ने वाले। लेकिन गॉस थ्योरम में तुम्हें क्या, गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट भी लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी है इसमें, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा एरिया वेक्टर का, और फिर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, जनरल फॉर्मूला। तो हाँ, ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट पड़ सकती है अगर मैं इसमें क्या कहते हैं तुम्हें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना के दे दूं, लेकिन उतना कैलकुलेटिव तुमसे पूछा नहीं जाएगा। तो जब ऐसी तब देखो इसमें इंटीग्रेशन भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, तो उसमें क्या तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है कैलकुलेटिव बन सकता है। इसीलिए क्या है, इसको हम पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब केसेस बना लेंगे इसके। जैसे हम जो केस 1 पढ़ा था, केस 1 क्या था भाई हमारा, क्या था केस 1, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो, और क्या कहते हैं हमारा ये जो एरिया है ये भी कैसा हो, हमारा फ्लैट हो। ई कैसा हमारा यूनिफॉर्म, ये मैं तुम्हें पढ़ा भी चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, एंड हमारा जो क्या कहते हैं, और जो हमारा एस है, एस मतलब कि एरिया है, जो हमारा एरिया वेक्टर हो कैसा हमारा फ्लैट है। क्या ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अभी याद दिला देता हूँ भाई। देखो जैसे क्या कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, मेरे ऐसे मैं फ्लैट सरफेस ले लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, ऐसे मैंने एक फ्लैट सरफेस ले लिया। अब ये फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर किधर को आएगा, ऐसे ऊपर को आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही, ठीक है, ये मेरा एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, छोटा सा मतलब इसमें से मैं ऐसा छोटा सा एरिया काट लेता हूँ, छोटा सा एरिया, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये, ठीक है, और मैं इसमें ऐसे ही बना लेता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना मेरा, थीटा। कितना एंगल मेरा, दोनों के बीच में थीटा एंगल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता किस डायरेक्शन में है, बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, यही पहला एग्जांपल मान लो इस चीज़ का, ठीक है, जिसमें क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मेरा जो सरफेस है वो कैसा मेरा फ्लैट है। तो देखो अगर मैं इसमें ये फ्लक्स क्यों नहीं कर रही है, पास तो करते हुए जा रही है, पास करते पार करते हुए जा रही है। सरफेस ऐसे है या थोड़ा सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ निकल रही है तिरछी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। तो देखो इसमें अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा मेरा ई डॉट डी एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाऊँगा तो क्या आएगा मेरा कॉस थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ में कोई डाउट? भाई ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, है ना। और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 11 में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, याद है तो चलो अब देख लो, नहीं है पता है तो ठीक है। बाकी वेक्टर एक बार तो मैं सिखाऊंगा अच्छे से, तो उसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, तो ई डॉट डी। अब देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, मेरा यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। और क्या कहते हैं, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ, क्या कहते हैं, अभी देखो चलो अभी कंडीशन लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा यूनिफॉर्म, तो वो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा किसका, इसका डी एस का। और एक सेकंड के लिए मैं मान ले रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, वो मेरा यहाँ ना होकर कैसे है, इसके पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल, मतलब इधर कोई मेरा क्या है, इधर कोई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझे कि नहीं समझे, इधर कोई क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है पैरेलल। ठीक है, तो मेरा ये थीटा कॉस 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 0। पैरेलल मतलब क्या है भाई, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा, ये ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखो ये फ्लैट सरफेसेस पूरे का एरिया, ये छोटा सा मैंने एरिया कितना माना था, डी एस माना था, और पूरे का एरिया कितना है, एस मान लो। ठीक है, तो ये डी एस का कितना, डी एस की जगह क्या आ जाएगा, ई एस। क्या आ जाएगा, ई एस। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई बराबर में ई इंटू एस। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। और देखो ठीक है, और थोड़ा इसमें एक दो तुम्हें और एग्जांपल बता देता हूँ मैं इसी में ही। अच्छा चलो मैं कह दूँ, अभी तो चलो मैं पैरेलल था, अगर भैया पैरेलल नहीं होता, किसी भी एंगल पे होता तो ठीक है, परपेंडिकुलर होता तो जैसे मान लो इस टाइप में, तो मैं एग्जांपल दे दूँगा एक। ठीक है, तो फ्लैट देखो, फ्लैट सरफेस के लिए ना, फ्लैट सरफेस के लिए तुम्हें बार बार ये इंटीग्रेशन वाला करने की जरूरत नहीं है, तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, ई एस। ठीक है, या फिर ऐसे फॉर्मूला याद रख लो एक, कौन सा, क्या कहते हैं, चलो बताता हूँ अभी।
ये मान लो क्या कहते हैं, मेरी पैरेलल की फील्ड लाइंस मेरी ऐसे हैं, कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। ये मेरी फील्ड लाइंस मतलब कैसे हैं ये, ठीक है, मेरी फील्ड लाइंस कैसे हैं, यूँ हैं। अब देखो क्या मेरी फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस कर रही हैं, इस सरफेस में से क्रॉस कर रही है फील्ड लाइंस मेरी, कहाँ कर रही है, मतलब ऊपर से जा रही है वो तो। अगर ऐसे मेरा सरफेस ऐसे है तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ऊपर से, तो क्या उसमें से निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, ठीक है। और देखो इसमें ना क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है इसको तुम एक और तरह से लिख सकते हो, अगर चाहो तो। अगर तुम्हें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या कहते हैं ऐसे, इसको क्या कहते हैं, ये जो है मेरा इंटीग्रेशन को E.ds रहने देना, क्या रहने देना, E.ds, ठीक है। और क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म बाहर निकाल लो और क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds कर देना और इसको वेक्टर फॉर्म में रहने देना भी, ठीक है। तो जब मैं ds का इंटीग्रेशन करूँ क्या मिलेगा मेरे को, s मिलेगा, ठीक है। और यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा देना, यहाँ क्या लगा देना, डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं ऐसे करने में, ठीक है। वहाँ पर मैंने उनके बीच में 0 एंगल ले लिया था तो वहाँ से ऐसा कर दिया, ठीक है। अगर क्या कहते हैं तुम बीच को तुम मान लो भाई हमें नहीं पता कितना एंगल है बीच का, तो एक जनरल फॉर्मूला तुम ऐसा बना सकते हो किसके लिए, फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। ये मैंने केस किसका बताया तुम्हें, जिसमें क्या मैंने बोल रहे थे दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। वो मैंने एक जनरल बता दिया कि दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। तो अब देखो, तो अगर मैं यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊँ इसमें E.s, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा ये ES cos थीटा, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है भाई। मैंने इसका एरिया एस मान लिया और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लिया। अब तुम बताओ इसके बीच में क्या कहते हैं, ये मेरा ऊपर को एरिया वेक्टर आएगा, ऊपर को मेरा एरिया वेक्टर, ठीक है। छोटा सा एरिया काट लेते हो ऐसे नीचे ds, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर आया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। देखो ये मेरा वो फ्लैट सरफेस, ये मेरा वो फ्लैट सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो कितना एंगल, 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, 0, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मान लो उसी का, ठीक है। और एग्जांपल तुम्हें मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, लिखना है ये, तो फोटो वगैरह खींच लो इसकी, जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है। इसमें ये फ्रेम में ये आ रहा है, यहाँ बता दूँ एक और, फ्रेम में आ रहा है ये, चलो ठीक है। देखो ऐसे मैं एक फ्लैट सरफेस मान लेता हूँ। अब देखो जैसे तुम उस दिन मैंने क्वेश्चन भी कराया था इस टाइप का, तो ये मैं बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या कहते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, मैं कौन सा वाला लूँ भाई इसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, ठीक है। ये मेरा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो इधर देखो लो, ये मेरा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और क्या कहते हैं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेड वाला, और मेरा ये क्या कहते हैं, ये मेरा एरिया वेक्टर दिख रहा है, ये मेरा सरफेस, हाथ जो मेरा सरफेस वो रेड वाला मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है मेरा एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मैंने जो एंगल दिया किसके बीच में दिया, इसके बीच में, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दिया है। मैं एंगल किसके बीच के लेता हूँ, थीटा किसके बीच में होता है, सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है, सरफेस के बीच में तो नहीं होता है। लेकिन क्या कहते हैं ऐसे भी उस दिन मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने यहाँ 60 दिया हुआ था, 30 या 60 ऐसा कुछ दिया हुआ था, हाँ ठीक है। अब देखो कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है कि भैया जो मैं एंगल हूँ ये सरफेस साथ में लूँ या ऐसे लूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है, भूल जाओ भाई। अभी तो चलो तुम अभी तो तुमने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम टाइम में तुम भूल जाओ, तो उसके लिए भी एक तरीका है, क्या करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 कंपोनेंट में तोड़ लो। अब ये थीटा के साथ में क्या आएगा, ई कॉस थीटा, ये ई जो पैरेलल आएगा, ई पैरेलल, इसके पैरेलल के लिए ई पैरेलल कितना आएगा मेरा, ई कॉस थीटा, ठीक है। पैरेलल में क्या आएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ई परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरा, ई साइन थीटा। अब बताओ कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा मैं, ये वाला कि ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लूंगा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा कंपोनेंट लूंगा, परपेंडिकुलर की पैरेलल। जरूरी नहीं है कि हाँ मतलब वो तो मेरे डॉट प्रोडक्ट की वजह से तो कॉस थीटा आ गया था, मुझे कौन सा वो लेना कंपोनेंट, मुझे तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, क्योंकि वही तो मेरा फ्लेक्स क्रिएट करेगा। हाँ तो मेरे यहाँ पे फाई क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं मेरा ये ई साइन थीटा, और क्या कहते हैं एस, ऐसे कर लेना, फिर ई एस साइन थीटा, ई एस साइन थीटा। कोई दिक्कत इस चीज़ में,
तो देखो ये मत रट लेना कभी भी कि ई एस कॉस थीटा ही होता है, वो तो डॉट प्रोडक्ट करते में ई एस कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप से भाई, अब वो थीटा भी डिपेंड करता है थीटा कहाँ दिया हुआ है। अब मेरा थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरा एरिया वेक्टर के साथ में है, तो मैं वही वाला फॉर्मूला ले लूँगा ई डॉट टी ई डॉट, ठीक है। लेकिन अगर मेरा थीटा सरफेस के साथ में दे दे, तो या तुम या तो ऐसे याद कर लो, सिंपल सी ऐसे याद रख लो कि मुझे जो हमेशा कौन सा लेना है, मुझे हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। चाहे वो थीटा हो, चाहे वो कॉस वाला हो या वो साइन वाला हो, मुझे कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रहेगा इतना, उसमें क्वेश्चन लगा लोगे। तो देखो जैसे उस दिन में तुम्हें यहाँ थीटा की वैल्यू दी हुई थी 30, ठीक है। अभी तुम 30 रख दो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। अभी तुम 30 रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कहते हैं? ई एस, और ये कितना आएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2, है ना। अब क्या कहते हैं? ये तो मेरा ये वाला तरीका हो गया नया वाला, जिसमें हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें। साइन थीटा यार, साइन थीटा 1/2 होता है। सुन लो, आप सुन ले। अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो तुम क्या करते हैं? ये 90 माइनस थीटा करते और ये वाला एंगल निकालते 90 माइनस थीटा करके, और ये कितना आता तुम्हारा? 60 आता, है ना। तब तुम वो वाला फॉर्मूला लगाते नहीं लगाते? इसके अकॉर्डिंग कितना आता तुम्हारा? इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यही आता, 5 बराबर में ई एस कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 ई एस इंटू 1/2। क्या सेम आंसर आया कि नहीं आया दोनों केस में? बात समझ रहे हो? इसमें मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, और इसमें मैंने तुम्हें कहानी नहीं बताई थी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। इसमें वो पुराने वाले मेथड से कर रहे हो। दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहा है। थीटा की वैल्यू दी हो ना दी हो, ये तो हाँ, थीटा की वैल्यू अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे थीटा की वैल्यू देगा ना, ठीक है। ना दे तो ऐसे फॉर्मूला में लिख देना, ना दे तो ऐसे फॉर्मूले में लिख देना। कहने वाली बात ये है कि तुम्हें कौन सा कंपोनेंट लेना है। ये तो देखो दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट याद रख लो। या तो एक ऐसे याद रख लो कि हमें इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, या ऐसे याद रख लो कि जो तुम्हारा थीटा है वो किसके बीच में है? एरिया वेक्टर और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। दोनों में से कोई भी एक बात याद रख लो जो तुम्हें सूटेबल लगे। पैरेलल वाला है, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला, जो तुम्हें सूटेबल लगे वो रख लो, ठीक है। ये एरिया वेक्टर और फील्ड है। ये याद रख लो कि जो मेरा थीटा है भाई, वो मेरा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है। तो तुम गलती करोगे ही नहीं। गलती करने का चांस कब बन जाओ? तुम भूल जाओ कि थीटा में किसके बीच में लूँ, क्योंकि तुम्हें थीटा यहाँ देख कंफ्यूज कर देगा और तुम भूल जाओगे। तो सरफेस तुम झटाक से देखोगे सवाल, टाइम का प्रेशर रहता है, तुम झटाक से अरे थीटा की वैल्यू दिए लगा के कर आओगे, कॉन्फिडेंस में आओगे पूरा, तेरा भाई पूरा सही करके आया है। और गलत यही याद करना पड़ेगा, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। हाँ, वही तो तुम कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी कर सकते हो, जाके घर जाके वीडियो रिवाइज कर लेना और जाते में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं, आसान, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन पढ़ ली हमने? ये हमने पढ़ ली कौन सी वाली? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमारा, और कैसी है हमारी? फ्लैट सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्लैट सरफेस। अच्छा, अगली कंडीशन बदल देते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ही रखते हैं, और कौन सी कंडीशन कर देते हैं? कर्व्ड सरफेस कर दे। कैसा? क्लोज्ड या कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कैसा सरफेस कर दे? क्लोज्ड कर दे या फिर कर्व्ड सरफेस कर दे। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी मेरा? यूनिफॉर्म, एंड सरफेस इज कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब कैसे? जैसे मान लो इस टाइप से मेरा स्फेयर है, क्या है मेरा? ये स्फेयर। कोई दिक्कत इस चीज़ में? आधा कटा हुआ स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा यूनिफॉर्म ही, तो पैदल ही जाएंगी, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। कोई दिक्कत इस चीज़ में? बोर्ड में रेड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें वीडियो में? इंक भर लेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। मैं दिख रहा हूँ फ्रेम में, मैं फ्रेम में आ रहा हूँ? नहीं आ रहा फ्रेम में? अब आ रहा हूँ? ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है मेरा? यूनिफॉर्म।
और मेरा एरिया कैसा, सॉरी सरफेस कैसा है मेरा, कर्व्ड है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसमें वो बनाऊँ, एरिया वेक्टर बनाऊँ, तो कैसा इधर को डायरेक्शन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और मैं यहाँ पे अगर छोटा सा ऐसे एरिया वेक्टर बनाऊँ तो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे बनाऊँ तो इधर, सॉरी यहाँ पे बनाऊँ तो इधर, और यहाँ पे बनाऊँ तो ये क्या है, मैं छोटे छोटे से एरिया एलिमेंट काट रहा हूँ, है ना, छोटे छोटे से एरिया एलिमेंट मैं काट सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में। अब बताओ क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हर बार मेरा एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है। भाई मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला क्या बताया फ्लक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, यही बताया। और कॉस थीटा और लगा लो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मैंने हटा दिया है, ई डी एस कॉस थीटा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बचा क्या मेरा डी एस और मेरा कॉस थीटा। क्या इन दोनों में से कोई कांस्टेंट वैल्यू है? ये तो कैसे कर, ये तो एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर है तो ये तो वेक्टर कौन, चलो मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। और थीटा मेरा बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई कभी थीटा ऐसे है, कभी ऐसे, कभी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन कभी थीटा ऐसे, कभी थीटा, कभी तो मेरा थीटा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? दोनों ही मेरी क्वांटिटी कैसे हैं, वेरिएबल में है, दोनों ही कैसे मेरी वेरिएबल है। तो क्या मैं इसमें इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? भाई एक ही तो वेरिएबल होना चाहिए, एक चीज़ या तो एक्स का वेरिएबल हो या वाई का वेरिएबल हो, या तो थीटा का वेरिएबल हो या फिर क्या कहते हैं सरफेस एरिया का वेरिएबल हो, दोनों का वेरिएबल हो तो मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँगा? तो इसमें इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसलिए हम इसमें लगाते हैं कौन सा मेथड, प्रोजेक्शन मेथड। कौन सा मेथड? अब प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है भैया, देखो प्रोजेक्शन में कुछ नहीं, प्रोजेक्शन बना लेते हैं इसके, ठीक है। जैसे मान लो, अब देखो एक चीज़ मैंने तुम बताई थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। ये बताया था नहीं बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, अब आ रहा हूँ मैं उसमें फ्रेम में आ रहा हूँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये बताया था, बताया था नहीं बताया था, बताया था। मतलब क्या है, अब देखो एक चीज़ बताओ, क्या जितनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस फ्लैट सरफेस से, ये तो मेरा फ्लैट है, ये सरफेस कैसा है मेरा, ये तो फ्लैट है, क्या जितनी मेरी फील्ड लाइंस फ्लैट से निकल रही है क्या उतनी ही कर्व से नहीं निकल रही हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लैट से और कर्व से बराबर ही निकल रही हैं, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैंने फ्लैट सरफेस का फ्लक्स निकाल दिया मतलब कि मैंने कर्व का भी निकाल दिया, बात एक ही है। अगर मैं फ्लैट का निकाल दूँ तो मैं कर्व का भी निकाल दूंगा, क्योंकि क्या है मेरा भाई, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड इक्वल्स टू मेरा फ्लक्स ऑफ फ्लैट। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, दोनों मेरे प्रोपोर्शनल किस चीज़ के हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, और दोनों में से मेरी इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है, नहीं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या निकाल दो, अगर मुझे मेरे से पूछा जाए कि भाई मेरे लिए क्या निकाल दो, मेरे लिए कर्व सरफेस का वो निकाल दो, फ्लक्स निकाल दो, कि जो एक कर्व सरफेस है इसका फ्लक्स निकाल दो। इसका फ्लक्स हम इंटीग्रेशन से तो नहीं निकाल सकते थे, मैंने क्या बोला, कौन सा मेथड लगा दो, प्रोजेक्शन मेथड लगा दो। कौन सा मेथड? प्रोजेक्शन मेथड। अब प्रोजेक्शन मेथड क्या बोलता है, मान लो एक सेकंड के लिए यहाँ पे ये मिटा दूँ, ये थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है, अभी लिखूँगा। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, क्या एक वॉल है इस टाइप से, ठीक है, और मान लो ये जो फ्लैट सरफेस है ना, इस पर लाइट लगी हुई, क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। तो यहाँ पे आगे इसकी लाइट बनेगी, यहाँ पे आगे इसकी इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, इस टाइप से ऐसी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज तो प्रोजेक्ट हुई है, यहाँ पे इसकी इमेज तो प्रोजेक्ट हुई है कि नहीं हुई है? मतलब एक टाइप से, मतलब जैसे मान लो ऐसे मान टॉर्च है मेरी, ठीक है, उसमें मेरा वो लगा हुआ कुछ गिलास टाइप में, सर्कल टाइप में, तो मारूंगा तो क्या सर्कल ही तो जाके बनेगा। हाँ, तो क्या ये इमेज इसकी प्रोजेक्ट हुई है कि नहीं हुई है? तो मैंने बोला कि अब इसका तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ फ्लक्स, इसका तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। क्यों? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें, ई एस, ई डॉट एस, ठीक है, मतलब क्या है, सॉरी, ई डॉट एस मतलब ई एस कॉस थीटा। थीटा कितना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और मेरा एरिया वेक्टर तो यही आएगा इसका, सरफेस फ्लैट सरफेस का, तो कितना कॉस 0 मतलब कि 1, तो कितना जाएगा ई इंटू एस। तो यही मेरा किसका हो जाएगा, यही मेरा कर्व्ड का भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कर्व्ड का भी हो जाएगा। क्यों? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों में से बराबर है। तो मैं फ्लैट का निकाल दो, कर्व का निकाल दो, बात
एक ही है, लेकिन मैं कर्व्ड का नहीं निकाल सकता क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल आ गए हैं, एक तो थीटा और एक मेरा एरिया वेक्टर, लेकिन मेरे लिए फ्लैट का निकालना ईजी है। कौन से मेथड लगा के? प्रोजेक्शन का मेथड लगा। कौन सा मेथड? प्रोजेक्शन मेथड लगा के, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है? सिंबल का कह रहा हूँ जो आपने लिखा है। कौन सा वाला? फाइव हाँ फ्लैट लिखा मैंने। वही गॉस में तो यही लगता है ना। हाँ हाँ, उसमें तो हम फ्लेक्स ही निकालते हैं। अभी गॉस पे भी आ रहा हूँ। अभी मैंने 2 कंडीशन बता दी ना तुम्हें। डिफरेंस कैसे करेंगे दोनों का? सबर रख अभी सब क्लियर होगा। पहली कंडीशन क्या बताई? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और हमारा कैसा सरफेस? फ्लैट सरफेस। सबर ऊपर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म और हमारा सरफेस कैसा? फ्लैट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सरफेस कैसा? कर्व्ड। कर्व में क्या दिक्कत है? इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जा रहा है, तो हमने क्या लगा दिया? प्रोजेक्शन मेथड लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? प्रोजेक्शन मेथड से मैं फ्लैट का निकाल दूं तो वही मेरा कर्व्ड के बराबर हो जाएगा। इस पर एक आधा एग्जांपल और दे देता हूं तुम्हें, जैसे कि मान लो क्या कहते हैं, मान लो इस टाइप से मेरा एक कोन रखा है। क्या रखा हुआ है? कोन। ये भाई मेरा कोन, ठीक है। अब इसकी रेडियस मान लो r है। कितनी रेडियस है इसकी? r। और इसकी हाइट मान लो कितनी है? h है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं ऐसे फील्ड लाइंस बना देता हूँ दोबारा से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर्विस भी जा रही है ना? हाँ पूरे में जा रही है, कर्व में सब जा रही है और फ्लैट में सब जा रही हैं। अब बताओ क्या इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों में से सेम निकल रही नहीं निकल रही है? जितनी कर्व में से उतनी फ्लैट में से है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितना। और हाँ, पिछले वाला जो एरिया, पिछले वाला जो इसमें फ्लक्स आया था वो कितना आएगा मेरा? 5 बराबर में 5 फ्लैट कितना आएगा? ES। अब ये बताओ S कितना होता है इसमें? ये कितना एरिया होगा इसका? ये क्या है? सर्कल ही तो है एक, इसकी रेडियस r मान लो, तो कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। तो E पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत इस चीज़ में? नहीं ना, ठीक है। चलो आगे क्या? अब देखो ये जो है मेरा, इसमें देखो जितना कर्व में से उतना ही फ्लैट में से, तो इसमें सेम फॉर्मूला लगा दूं मैं, E कर्व बराबर में E फ्लैट। तो कितना आएगा मेरा? वही E डॉट S, 0 डिग्री एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू नहीं दिया तो E लिख ले रहा हूँ मैं। अब इससे प्रोजेक्शन मेथड लगाऊँ, क्या इतना आएगा? इस बस सर्कल का एरिया निकालूंगा, कितना? पाई r स्क्वायर। तो E पाई r स्क्वायर। बताओ सेम आया कि नहीं आया? अच्छा ऐसे में एक सिलेंडर, ये वाला दिख रहा है फ्रेम में? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ऐसे बोल रहा हूँ क्या ना, एक आधा कटा हुआ सिलेंडर है। क्या है? आधा कटा हुआ सिलेंडर। ऐसे जैसे मेरा सिलेंडर होता है, मैंने उसमें ऐसे आधा काट दिया है। ऐसे नहीं काटा है, ऐसे काटा है। बना के दिखाता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? बता रहा हूँ, मुझे एक सेकंड। इसके बाद अभी तुम्हारा गॉस लॉ है, गॉस लॉ की उसकी एप्लीकेशन है। हाँ ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा आधा कटा हुआ सिलेंडर है, दिख रहा है साफ? समझ में आ रहा है? ये मिटा दूँ? अच्छा, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स बना लेते हैं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमसे कर्व निकलवाएगा इससे। अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ पे, तुम्हें एक चीज़ पढ़ के समझ में आ रही है यहाँ पे कि मेरा कर्व्ड का और मेरा क्या कहते हैं फ्लैट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला के, मतलब दोनों आपस में बराबर है, दोनों सेम है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू देगा मेरे को? जीरो। एक सेकंड, नेगेटिव हो जाएगा ना। ई फ्लैट बराबर में क्या है? 5 फ्लैट बराबर क्या है? 5 कर्व्ड। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा क्या हो जाएगा? तो 5 फ्लैट और ये प्लस का लगा दो, इसको नेगेटिव में लिख लेता हूँ, 5 कर्व्ड। तो वैल्यू कितनी मेरे को? 0। तो ये बात याद रखना, नोट बना के लिख लेना कहीं पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ, किसकी? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसमें? इस वाली कंडीशन में। तो मेरा कितना आएगा? वो 0, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आ रही हैं उतनी मेरी निकल जा रही हैं, जितनी आ रही हैं उतनी मेरी निकल जा रही हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जैसे मान लो मेरा इस टाइप से है, मैं एक क्यूब की बात करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं क्यूब की बात कर लेता हूँ, ये मेरा क्यूब है एक सेकंड, तो मैं ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही हैं,
अभी 3 ही बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो इस वाले क्या जो ऊपर वाले सरफेस पे क्या इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, सरफेस है, ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल आएगा, एरिया वेक्टर ऊपर और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना 90, तो 0। ऐसे मेरे नीचे वाले के लिए 0, ऐसे सामने वाला इसके लिए क्या, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये, तो कितना एंगल 90, ये भी 0, ठीक है। तो बाकी 4 में जैसे मान लो रूम है, अब इलेक्ट्रिक लाइन्स यूँ निकल रही हैं, ठीक है। अब इस वाली वॉल पे और इससे जो सामने वाली वॉल है उसमें तो फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, बाकी ये इसमें से नहीं निकल रही, इसमें से निकल रही, ना ऊपर से ना नीचे से, तो सबका 0, बस इसका बचा, ठीक है। अब एक बताओ, मैंने क्या बोला, अगर मेरे क्लोज्ड सरफेस हो, क्या सरफेस हो क्लोज्ड, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो वो एरिया वेक्टर डायरेक्शन लेते हैं, कैसे लेते हैं, आउटवर्ड को लेते हैं। तो इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे बाहर को आएगी एरिया वेक्टर डायरेक्शन, और इसमें इधर को आएगी। अब एक बार बताओ मेरे को, मैं क्या लगाऊंगा, E.ds लगाऊँ, क्या लगाऊंगा, E.s, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए E.s लगाऊंगा मैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर को है तो E आ जाएगा, और क्या कहते हैं S की जगह E ले लेते हैं, और कॉस कितना आएगा मेरा, cos 0, कितना है cos 0, तो कितना आ गया, EA आ गया कि नहीं आ गया भाई। इस वाले सरफेस की बात करूँ मैं, इस वाले सरफेस में एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों पैरेलल, तो एंगल कितना 0, तो मेरा E.s आ गया। इसकी बात करते हैं, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना बन गया 180, cos 180 कितना होता है, ES cos 180 -1 होता है, तो कितना है माइनस ES या माइनस EA बोल देते हैं, जब इसका एरिया A ले लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो नेट कितना आया 0, वही सेम कंडीशन यहाँ पे लग रही है, कर्व टू कर्व फ्लैट का कैसा 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया कैसा आएगा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं ना, समझ गए बात, चलो मिटा दूँ ये सब। हाँ, ये सिलेंडर वाला बता रही थी और बता देता तुम्हें, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो अभी तीसरी कौन सी कंडीशन चल रही है, हमें दूसरी कंडीशन चल रही है अभी हमारी, ठीक है। कर्व वाली, फ्लैट वाली करा चुका हूँ, कर्व वाली चल रही है, उसमें 2-3 तो मैं एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ, हेमिस्फीयर का, कोन का और तुम्हारा सिलेंडर का, और थोड़ा क्यूब में तुम बता दें कि नेट क्यूब का एग्जांपल लेके बता दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, बाकी अलग अलग सरफेस का मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, उसमें तो मेरे सारे सरफेस फ्लैट ही थे, उसमें सारे सरफेस मेरे फ्लैट ही थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम कर्व वाले में सेम चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स घुस निकल रहा है उतना ही हमारा घुस रहा है, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रही है उतनी ही निकल रही है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसमें प्रोजेक्शन वाला मेथड लगाऊंगा, इसमें प्रोजेक्शन लगाऊंगा, इसका सामने जाके प्रोजेक्शन बनेगी, इसकी भी जो फ्लैट सरफेस है इसकी प्रोजेक्शन जाके बनेगी सामने, तो वही क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, E इंटू ए, एंगल कितना 0, तो cos 0 1। अब बताओ इसमें एरिया क्या आएगा मेरा भाई, कैसा है, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी अगर इसकी देखो, ये इसकी जो रेडियस है r है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा डायमीटर r + r 2r, और इसकी हाइट मान लेता हूँ मैं कितनी h मान लेता हूँ, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है 2r इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 2r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2r इंटू एच। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं, तो ये मेरा फ्लक्स आ जाएगा किसके लिए, अगर मेरा ऐसा हाफ कटा हुआ सिलेंडर हो उसके लिए। बताओ ये दोनों तुम्हें कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, क्या दोनों में तुम्हें जितने एग्जांपल्स कराए वो समझ में आए, कोई डाउट रह गया किसी चीज़ में, ईजी लग रहा है ना, चलो ठीक है, मिटा दो ये। अब तुम बताओ, अपने दिमाग लगाओ कौन सी कंडीशन आएगी। अब यूनिफॉर्म की तो हो गई है, यूनिफॉर्म के लिए दोनों होगी ना, कर्व की भी होगी और मेरी फ्लैट की भी हो गई। अब मैं क्या कर दूं, नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कर दूं, नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं। हाँ 4 आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा कर दूं, नॉन यूनिफॉर्म, और सरफेस को कैसा कर दूं, सरफेस को फ्लैट कर देते हैं, ठीक है, एंड सरफेस इज फ्लैट। कर्व का ही पढ़ेंगे, पहले फ्लैट का पढ़ देते हैं, चलो। अच्छा देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पहले देखना मेरे समझ में आना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, जो मेरा किसी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस मेरा 4k कैप, ठीक है, एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये लिखा है, क्या कहते हैं ई नॉट मेरे यहाँ पे कांस्टेंट है, x इंटू क्या कहते हैं k कैप। ये मेरे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनमें से कौन सा वाला यूनिफॉर्म है और कौन सा वाला नॉन यूनिफॉर्म है, ये बताओ मेरे को।
पीछे हट जाओ, उसको देखने दो। देखो एक चीज़ बताओ, क्या इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? कोई वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। बस ये बोल रहा है कि हाँ भाई एक्स डायरेक्शन में 2 है, वाई में 3 है और जेड में 4 है। ये तो नहीं बोल रहा कि चेंज होगा, इतना ही रहेगा। तो जो चेंज नहीं हो वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म बोल देते हैं। जो चेंज, भाई यूनिफॉर्म मतलब क्या? जो बार बार चेंज ना हो, है ना। तो ये कैसा मेरा कांस्टेंट है, मतलब कैसा है? यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म है। कोई दिक्कत इस चीज़ में? अब ये बताओ, ये वाला कौन सा डायरेक्शन? पहली बात ये वाला मेरा जेड डायरेक्शन में, क्या ये अब तो ई नोट तो क्या मेरा ई नोट यहाँ पे कांस्टेंट है ऐसे ही, ये ई नॉट एक्स इंटू के कैप ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या यहाँ पे अब x की अलग अलग वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अलग अलग होगा कि नहीं होगा? भाई मैं अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा? ई नॉट आएगा। 2 रखूँगा तो 2 ई नॉट, 3 रखूँगा 3 ई नॉट। तो ये कैसा मेरा यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। कुछ वेरिएबल है बार बार चेंज कर रहा है, मुझे नहीं पता ना भाई x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ हाँ ठीक है। तो कैसा है मेरा? नॉन यूनिफॉर्म। एक सेकंड रुक जाओ, कैसा है मेरा? नॉन यूनिफॉर्म। बताओ कोई डाउट? कॉल आ रहा है? क्या बताया मैंने कि ये कैसा है हमारा? ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये किसी भी हमारे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये क्या हमारा किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो भैया इससे हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर इस टाइप का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल। अभी हम कौन से कंडीशन पढ़ रहे हैं कि हमारा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म, और हमारा जो सरफेस हो कैसा है? फ्लैट है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ एक, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। मैंने बोला ऐसे ना इतने एरिया में तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इतने एरिया में तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है। देखो इसका मतलब क्या है? तो देखो ऐसे डॉट बनाऊँ, मतलब डॉट मतलब क्या है? ऐसे इनवर्ड को है कि अंदर को है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्रॉस बनाऊँ मतलब आउटवर्ड को, बाहर को आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे अंदर को, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर को देखो, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था मेरा? ऐसे है, कितना है? ई नॉट इंटू एक्स, ई नॉट इंटू एक्स और मेरा के कैप में, ठीक है। अंदर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं के की। तो क्या कहते हैं, अब मैं बोल रहा हूँ एक्स के अगर मैं यहाँ पर, जैसे ये ओरिजिन है मेरा, ये मान लो क्या कहते हैं, ये 1 है, ये मान लो 2 है, 3 है। क्या मैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 0 पे सबसे कम रहेगा, 1 पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो यहाँ पे मेरा थोड़ा दूर दूर रहेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी वैल्यू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कम आएगी। ये इससे क्या पता चला कि थोड़ा दूर दूर है। और जैसे मैं जैसे जैसे पास जाऊँगा है, ये जो है मेरे डॉट जो मैं बना रहा हूँ कि वो क्लोज आना चालू कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर मेरा क्या है? यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। कैसा रीजन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और यहाँ पर मेरा कैसा थोड़ा वीक है, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार? कि यहाँ थोड़ा वीक है और यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पे इसलिए दूर दूर दिखाया मैंने, भाई मान लो फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं तो डॉट्स ऐसे दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मेरा क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा वीक है और यहाँ पर मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझनी है, पहली बात तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या था? चलो फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। ये कम करते हैं, क्या कहते हैं, हमें क्या निकालना है? पूरे वो इलेक्ट्रिक वो निकालना है, क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ये था। मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें ना इसका वो निकालने के लिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए तुम यहाँ पे छोटा सा कोई एरिया एलिमेंट काट लो, एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, ऐसे ऐसे, यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ से ऊपर से x डिस्टेंस दूरी पे क्या काट लो, एक एरिया एलिमेंट काट लो, ठीक है। अब एक एरिया एलिमेंट तुम ऐसे भी काट सकते हो और एक एरिया एलिमेंट तुम ऐसे भी काट सकते हो, यूँ भी। सॉरी, ये मेरा y डिस्टेंस दूरी पे है और ये मेरा x डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। यहाँ से x दूरी पे तुमने एक ऐसा एरिया एलिमेंट काट दिया और यहाँ से y ऊपर से y दूरी पे ऐसे तुमने एक एरिया एलिमेंट काट लिया। क्यों भाई? मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरा एरिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। पूरा एरिया के लिए क्या कहते हैं, मैं पूरे को इंटीग्रेट करूँगा। मैं छोटे से एलिमेंट उठाऊंगा और पूरे को इंटीग्रेट करके मुझे पूरा बड़ा एरिया मिल जाएगा, है ना। यही तो हम करेंगे।
लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म है, तो मेरे को क्या कहते हैं, मेरे को जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो मेरे को ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करते हुए क्या करूँगा, मैं ऐसे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटूँगा, ठीक है, ताकि जो मेरा एरिया एलिमेंट है ये मेरे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से लिखूँगा किस टर्म में आ जाएगा, मान लो एंगल तो मेरा कितना, एंगल तो इनके बीच में कितना है, एरिया वेक्टर के बीच में और मेरा क्या कहते हैं उसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 ही है ना, तो मैं ये तो चलो मेरे हट ही जाएगा। अब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा नॉन यूनिफॉर्म, तो मेरा क्या जाएगा E0 इंटू एक्स और ये ds है। अब बताओ क्या यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल आ गए कि नहीं आ गए, एक मेरा x का वेरिएबल और एक मेरा ds का वेरिएबल। मतलब क्या मेरे को जो मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट काट रहा हूँ ये भी मेरे x की टर्म्स में होना चाहिए, ये भी x की टर्म्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ जो ये जो विड्थ है ना ये वाली, ये कितनी है मेरी dx है, और ये पूरी लेंथ कितनी है मेरी, इसकी क्या कहते हैं, इसकी लेंथ मान लेते हैं l मान लेते हैं, इसकी कितनी लेंथ मान लेते हैं l, ठीक है, और इसकी जो ये है इसको मान लेते हैं h। चलो अब ठीक है, अब तुम मेरे को ये बताओ कि और ये, हाँ, और ये वाला जो हमारा ये ब्लैक वाला जो एरिया एलिमेंट है इसकी विड्थ कितनी है, dy है, ठीक है। मैं कौन सा वाला एरिया एलिमेंट इसमें लूँ, ये वाला कि ये वाला, बुद्धि क्या कहती है, dx वाला कि dy वाला, dy वाला ले लेते हैं। चलो मैं इसकी जगह dy वाला रख देता हूँ तुम्हारा खुशी के लिए। तो ये क्या एरिया ही है, तो एरिया कितना होगा dy वाले का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है मेरी h और ब्रेड्थ कितनी है मेरी dy। क्या अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि किसके टर्म्स में, ये मेरा x है और ये क्या मेरा y के टर्म्स में, क्या इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कौन सा लूँ, dx वाला ले लूँ, तो ये x दूरी पे मेरा कितना रखा है, dx वाला रखा है, ठीक है। तो क्या ले लेते, और लेंथ कितनी हमारी l आ जाएगी और ये हमारा dx हो जाएगा। क्या अब हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लिमिट कहाँ से ले कहाँ तक डालूंगा, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर मैं x की टर्म्स में बात करूँगा तो x 0 से लेके पूरे x तक जा रहा है, सॉरी x 0 से लेके पूरे x तक जा रहा है, x 0 से लेके यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इक्वल टू मेरा h। लिमिट डालते हैं भाई, लोअर लिमिट ऊपर नीचे, लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, ये तो पता होगा, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन कराया हुआ है इतना तो तुमको, और दोबारा बता दूंगा। तो ये मेरी लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है मेरी h है, और मेरा एरिया भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है मेरी 0, अपर लिमिट क्या है मेरी h। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मेरा E0 मेरा बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन करने में क्या मिलता है, एक पावर बढ़ जाती है और जितनी बढ़ गया उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन में 2। और अभी मैंने इसकी लिमिट नहीं डाली है, 0 से लेके h तक इसकी लिमिट डालूंगा, है ना, कोई दिक्कत इस चीज़ में। तो क्या, और सॉरी यहाँ पे l तो मेरा है ही, तो क्या आ जाएगा मेरा E0 L और मेरा h स्क्वायर बाय 2। तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, इतना आ गया। बताओ इस चीज़ में कोई डाउट, क्रिस्टल क्लियर हुआ, बिल्कुल समझ में आया। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म और सरफेस हमारा फ्लैट, ठीक है। सर्कल का भी हो जाएगा ना, हाँ सर्कल का कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा क्योंकि इसमें भाई ये सब कैलकुलेशन हटाने के लिए वो सब केसेस बनाए ना। पहला वाला फ्लैट था उसमें तो कुछ था ही नहीं, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में बस तुम्हारा वो कर्व प्लस फ्लैट इक्वल टू 0 या कर्व इक्वल टू फ्लैट। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक यूनिफॉर्म था तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा एक्स या वाई की टर्म्स में मिलने वाला है। अभी तो चलो मैं तुम्हें एक्स टर्म वाला कराया, हो सकता है वाई की टर्म में तुम्हें दे देता। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी तुम्हें दे सकता था, क्या कहते हैं E0 इंटू वाई स्क्वायर, और क्या कहते हैं मेरा किसी भी डायरेक्शन दे देता, मान लो आई कैप में दे दे रहा है, किसी डायरेक्शन में दे रहा है। उसमें जब तुम अब उसमें डिपेंड करता है कौन सी फिगर तुम्हें दी है, इसमें तो डिपेंड करता है कौन सी फिगर दी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेकिन कैसा है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को, तो इसलिए थोड़ा इंटीग्रेशन इसमें करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर यह बहुत हलवा लगेगा। इंटीग्रेशन सीख गए फिर तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन, तब तो कुछ भी नहीं लगेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीख जाओगे यार इतने तो तुम। और देखो एक चीज़ मैंने तुम्हें उस दिन बता दी थी कि यार अगर तुम्हें क्या कहते हैं पढ़ रहे हो तो चीज़ें अच्छे से पढ़ो, डिटेल में, क्योंकि आप ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। ऊपर से पढ़ के क्यों नहीं काम चलेगा, पहली बात तो अब बोर्ड नहीं अपना लेवल अपग्रेड कर दिया है। इस बार देखा नहीं फिजिक्स का पेपर कैसा था, अच्छे लेवल का था, ठीक है। दूसरी बात अब तुम्हारा कहीं भी एडमिशन हो ही नहीं सकता है बिना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया ना,
अभी रिजल्ट नहीं, मई में रिजल्ट आएगा। ये बोर्ड ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया, सीयूईटी भी लगा। CUET भी है, नीट भी है, JEE भी, और तुम्हारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के तुम्हारे एग्जाम होते हैं। अभी बैच दिया 12वीं का, उसमें सबसे बेस्ट कौन था कि एक लड़की थी वो पढ़ती थी बढ़िया। वो जैसे मेरे को पढ़ा था। तेरे को किसने पढ़ाया था? हाँ या तो इस आप कुछ कर रहे थे, मैं इसमें पढ़ा कि शायद आयशा करके जो थी गोरी सी, हाँ वो बढ़िया पढ़ती थी। हाँ तो ये केस समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब तुम्हारा चौथा केस कौन सा आएगा? चौथा केस तुम बताओ दिमाग लगा के। ये पूरा के केस 4। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और तुम्हारा सरफेस कैसा हो जाएगा? कार्व्ड हो जाएगा। क्या सरफेस हो जाएगा? कार्व्ड सरफेस हो जाएगा। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। अच्छा चलो इसमें कर लेते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरा ना क्या कहते हैं, एक मेरा ऐसे स्फेयर है। क्या है मेरा? स्फेयर जैसा दिख रहा है, ये दिख तो नहीं रहा है। कोशिश करते हैं परफेक्ट स्फेयर बनाने की। अरे बढ़िया, ठीक है। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा है? पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है। थोड़ा स्फेयर को स्फेयर की तरह ही बनाते हैं, सर्कल ना लगे। बताए थे ना उस दिन स्फेयर वगैरह ऐसे बनाते हैं, इससे दिखता है कि हाँ 3D फिगर है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं। इसमें अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी बाहर को। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी मेरी, ये जाएंगी, ये जाएगी, ये जाएगी। तो तुम समझ सकते हो कि ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन भी जाएंगी अलग अलग, है ना? जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी ही। ठीक है, एरिया वेक्टर किधर को जाएगा? एरिया वेक्टर में सरफेस पे ऐसे ही जाएगा। अगर मैं ऐसे एरिया वेक्टर लूँगा तो ये मेरा एरिया वेक्टर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके पैरेलल ही होगा। ठीक है, हाँ। फॉर्मूला क्या बताया मैंने तुम्हें? फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें मैंने? फाइव बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा। अब देखो ये कैसा, मेरा एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, थीटा कितना दोनों के बीच में? 0 ही है। थीटा कितना भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मेरा एरिया वेक्टर इधर। थीटा कितना? 0। तो ये तो आ जाएगा E × DS। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक चीज़ बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ/R², 1/4πε0 इंटू Q/R²। हाँ, 1/4πε0 इंटू Q/R²। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ, और एक और चीज़ मैं तुम्हें ये बतानी थी कि इसकी वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये मेरा यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा भाई? देखो, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रही है ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल रही है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस Q, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही हैं। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या कहते हैं, वेरिएबल है कि क्या कहते हैं कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कैसे भाई? चलो डायरेक्शन तो हर जगह सेम है, ठीक है। डायरेक्शन मेरी ऐसे बाहर को है। क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा? एक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देख रहा हूँ, एक मैं यहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? R²। तो जितना जितना मैं दूर जाता जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। इन्फिनिटी पे जाकर मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही हो जाएगा, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसा है? ये वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल, यूनिफॉर्म तो नहीं है क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। तो हमें कौन सा कंडीशन लेनी थी भाई? हमें नॉन यूनिफॉर्म तो लेना था। लेकिन एक बार बताओ, क्या इस सरफेस पे अगर मैंने एक स्फीयर मान लिया, ये वाला जो रेड से मैंने बनाया है, ये पूरा एक सरफेस है। क्या इस सरफेस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा?
एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर मैं इसी सरफेस पे बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म की वेरिएबल यूनिफॉर्म ही होगा ना भाई, कैसे, इस पर बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यूनिफॉर्म किस टर्म्स में, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, या फिर क्या कहते हैं मेरा डायरेक्शन की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो मेरा हर जगह सेम ही है। चाहे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, यहाँ बात करूँ, हर जगह मेरा डिस्टेंस सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो मेरा मैग्नीट्यूड वाइज तो मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डायरेक्शन वाइज मेरा कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना। लेकिन कहने वाले, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया की। अब इसको डीएससी लिखते हैं, ठीक है। ये सब क्या कहते हैं, ये सब मेरी टर्म्स कैसी हैं भाई, मैं एक सरफेस बात कर रहा हूँ तो उसके लिए आर भी मेरा कांस्टेंट ही है। मैं अभी एक सरफेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेते कि यहाँ जो मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो मैं एक के लिए बात कर रहा हूँ, अभी बस एक स्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ, ध्यान समझो, एक स्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ। अभी मैंने और 2-3 स्फीयर नहीं बनाई, तो मेरा आर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ds, ठीक है। अब पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो इसको क्या कहते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। फाई बराबर में 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। कोई दिक्कत इस चीज़ में, 4πr² से 4πr² क्या बचा, Q/ε0। ये बताओ, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है, क्या ये मेरा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, आर ही नहीं है तो आर पे डिपेंड कहाँ से करेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ, इस वाली सरफेस की बात करूँ, इस वाली सरफेस की बात करूँ, इस वाली सरफेस की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेरे तीनों कंडीशन में सेम होगा कि नहीं होगा, अलग अलग तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। तो इसमें हर एक उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी सेम ही निकल रही हैं, चाहे मैं इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ। यही क्या है मेरा सर, यही क्या है, कुछ देखा वो लग रहा है, ये क्या है बबुआ, ये तो गॉस लॉ है आपका, खत्म बात। यही है गॉस थ्योरम आपकी, कुछ अलग थोड़ी ना गॉस थ्योरम जी, प्रूफ यही है गॉस थ्योरम का आपका। दिस इज गॉस थ्योरम, दिस इज गॉस थ्योरम, या गॉसियस थ्योरम बोलते हैं इसे, ठीक है, गॉसियस थ्योरम। बताओ, जो चौथी कंडीशन बताई उसी से तुम्हारा गॉस थ्योरम प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया, यही गॉस थ्योरम है। डेफिनेशन लिखवा दूंगा, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, वो बड़ी बात नहीं है। बोल रहे थे ना कि भैया गॉस थ्योरम कब आई, गॉस थ्योरम आ गई, गॉस थ्योरम लगा दी तुम्हारे सामने, कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सब समझ में आया अच्छे से, कुछ बता तो नहीं डाउट फ्लेक्स को लेके। अब फ्लेक्स पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे किसी भी, मतलब प्रैक्टिस के बाद, है ना, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें। तो थोड़ा क्या कहते हैं, तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा घर की प्रैक्टिस के लिए, मैं कर लाना, पढ़ें और पढ़ना भी। गॉस थ्योरम पूरा तो कर लेते, डेफिनेशन अगर तो लिखवा दो इसकी, उसको तो एप्लीकेशन कर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इज 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ, क्या हाँ। नहीं, ये वाला तो मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा, वो हटा दो, थोड़ा बहुत वो लगा दिया, इंट्रो वगैरह लगा दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा वो तो लिखना भूल गया। तो गॉसियस लॉ का क्या कहता है, देखो गॉस लॉ नहीं तो गॉसियस लॉ होता है, गॉसियस लॉ, गॉस का लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1/ε0 times the charge enclosed by
दैट सरफेस। अब ये चार्ज इनक्लोज करने का मतलब क्या है? चार्ज इनक्लोज का मतलब करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो, उसमें अंदर डालना। देखो जैसे मान लो ऐसे मैंने कोई आर्बिट्रेरी कोई मैंने ऐसे सरफेस ले लिया, ठीक है। एक मेरा चार्ज यहाँ रखा है, मान लो ये Q1 चार्ज रखा है, ये मेरा Q2 चार्ज रखा है, ये मेरा Q3 चार्ज रखा है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ मेरा Q4 चार्ज रखा है, यहाँ मेरा Q5 चार्ज रखा हुआ है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूँ, क्या निकालूँगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं कौन कौन सा चार्ज कंसिडर करूँगा? जो चार्ज इनक्लोज्ड है, अंदर वाले सिर्फ अंदर वाली बात करूँगा मैं, ठीक है। Q इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज्ड कौन सा है? Q1 Q2 Q3। क्यों इंक्लूडेड लिखा? मैंने इंक्लूडेड लिखा, ठीक है। इनक्लोज लिख दो, इंक्लूडेड लिख दो, बात एक ही है। तो Q1 Q2 Q3 यही चार्ज लूँगा मैं, ठीक है। बाहर के नहीं लूँगा। अब देख, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तब नहीं लूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूँ तब नहीं लूँगा। लेकिन गॉस लॉ का मैंने तुम्हें उस दिन एक प्रॉपर फॉर्मूला बताया था, और एक मैंने तुम्हें बात बताई थी कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम तुम्हारा ऐसा है कि जैसे तुम्हारी चेयर होती है घर में, चेयर मतलब क्या है? चेयर को तुम किस काम में लेते हो? जब रिश्तेदार आते तो बैठाते हो रिश्तेदारों को, है ना। लेकिन कभी कभार जब रिश्तेदार नहीं तो क्या करते हैं, उन पे कपड़े पटक दे, घर तक जितने बेकार सामान पटक दिया। मेरा खुद का एग्जांपल है ये। मैंने भी यही दिया था। अच्छा, ये पिछली बार नहीं गई थी। नहीं, ये एग्जांपल जो है ना, जब मैं अपने जैम की तैयारी कर रहा था तो हमारे सर ने बताया था हमें। वो मैं नहीं बताया, तूने वहीं सुना था, ठीक है। उसका ये मैंने बोला था, तेरी मैम ने नहीं बोला, ये मैंने बोला था। नहीं, ये लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा था एक और बार मैंने बोला था इसको, तो इसकी मैम ने नहीं बोला था ये। उस टाइम भी ये कहती थी, मैम ने भी मैंने सुन रखा है ये वाला। तूने मेरा बोला ही सुनता, पता नहीं मैम का नहीं पता, मेरे को सुना था, पता नहीं। तो कहने वाली बात यही है, जैसे हम गॉस लॉ से क्या करते हैं, गॉस लॉ से हम हमारा मेजर काम क्या है, प्राइमरी काम तो हमारा इससे यही है कि हम इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सेकेंडरी काम क्या है हमारा, इसके लिख देता हूँ पहले बात तो Q1 Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q3 और Q4 और Q5 मेरे इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला बनता है मेरा, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इक्वल्स टू मेरा, यही मेरा फ्लक्स के बराबर होता है, और इक्वल्स टू मेरा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा कंप्लीट फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालूंगा, यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ना, तो यहाँ पे मैं सारे चार्ज कंसीडर करूँगा। तो आपको ये भी करना पड़ेगा, Q4 Q5 भी करूँगा, ठीक है। तो वही Q1 बाई R², फिर इंटू एरिया कर दूंगा, ठीक है। हाँ। लेकिन जब मैं अगर सिर्फ ये निकाल रहा हूँ, वो निकाल रहा हूँ, फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा, बस मैं इनक्लोज वाले की बात करूँगा, ठीक है। और इसको इस पर एग्जाम्पल वगैरह देके और ढंग से अगली क्लास में समझाऊंगा। और एक और बात यहाँ बताने वाला था, क्या कहते हैं, बस लिख देना, क्या कहते हैं, इट इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्ज की वजह से आएगा ना। इट इज़ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। हाँ, कुछ रह तो नहीं क्या। हाँ, एक और बात बताने वाली ये थी कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना गॉस थ्योरम का यूज़ करके, क्योंकि अब जो तुम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, एक लाइन चार्ज है, एक मेरा प्लेन सीट है, या एक मेरा क्या कहते हैं स्फेरिकल सेल है। इन तीन कंडीशन में जो तुम पढ़ने वाले हो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो हमारी कंडीशन तीनों कैसी हैं, वो हमारी सिमेट्रिक केसेस हैं। कैसे सिमेट्रिक जब केसेस हों, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं गॉस थ्योरम का यूज़ करके। अगर हमारी सिमेट्रिक केसेस नहीं हैं, उसमें भी हम निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं निकाल पाते, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। उतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन तुम्हें नहीं कराई जाती, ठीक है। BSc वाले बच्चों को भी नहीं कराई जाती हैं। तो बस तुम्हें क्या कहते हैं, बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकाल लेंगे, जब हमारी कैसी कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन होगी, सिमेट्रिक कंडीशन होगी, ठीक है। एसिमेट्रिक कंडीशन में हम गॉस लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, फ्लक्स तो निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, ठीक है। बस सिमेट्रिक केसेस में यूज़ करेंगे। यहाँ लिख लेना, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर सिमेट्रिक केसेस, ठीक। खत्म करें, चलो कर दो वीडियो बंद।